जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, टुडेज और लेक्चर नंबर 6 ऑफ थेरेपी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, उनके प्राइमरी एक्शंस पढ़े थे और उनका स्टेबलाइजिंग एक्शन पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही लंबर रीजन में कौन कौन से मसल्स हैं जो कि प्राइम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि सुपरफिशियल मसल्स हैं, और फिर और कौन से मसल्स हैं जो कि कोर मसल्स हैं, डीप मसल्स हैं। ठीक है, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मेन एक्शन है कि उन्होंने स्टेबिलिटी देनी है और वो कैसे स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में है आपके सर्वाइकल मसल्स। ठीक है, वो किस तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइम एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेबलाइजिंग एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। सही है, ठीक है। तो अगर मसल ग्रुप्स की बात करें, पढ़ा था जाके घर पढ़ा था आप लोगों को क्विज है। ठीक है, आप लोगों को क्विज है, आप लोगों को क्विज ऑनलाइन ही होगा आई थिंक सो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी दोबारा सोच रही है, बल्कि हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप सबको पता होगा कि मे बी यूनिवर्सिटीज क्लोज कर दी। ठीक है, ड्यू टू द राइजिंग केसेस। ठीक है, सो ऑनलाइन क्विज लोग आप लोगों को इसलिए प्रिपेयर रखें अपने आप को। 6 लेक्चर्स, आप लोगों के फर्स्ट 6 लेक्चर जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। लास्ट टाइम फिर हम लोग ने बात की थी अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ पेन। ठीक है, कि पेन किस तरीके से अफेक्ट करेगी, पेन कैसे अकर करती है, स्पाइन की पेन कैसे अकर कर रही है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे। कोई एक फैक्टर बता दो। मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, पोस्चर इम्बैलेंस, पोस्चरल इम्बैलेंस, नेक्स्ट कंप्रेशन, किस चीज का, किसकी वजह से, मस्कुलर इम्बैलेंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पोस्चरल इम्बैलेंस है उसी तरीके से मस्कुलर इम्बैलेंस। फिर नेक्स्ट कोई फैक्टर। जी बेटा, स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस तो बता रहे हैं। So today सिंपल एक्सटेंशन और कैपिटल एक्सटेंशन में क्या फर्क है? सिंपल एक्सटेंशन होती है कि जिसमें आपकी होल नेक एज अ होल मूव करती है, मतलब उसमें C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एज अ होल आपके सारे सर्वाइकल सेगमेंट्स क्या करते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं। कैपिटल एक्सटेंशन ये होती है जिसमें सिर्फ C1 C2 के ऊपर मूवमेंट होती है। ठीक है, सही है। C3 C4 C5 जो हम नीचे ऊपर करते हैं उसमें सिर्फ ये वाली जो मूवमेंट है चिन की, प्रोट्रूड तो कर रहे हैं, प्रोट्रूजन चिन की, दैट इज कैपिटल एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ आ गई है। सो टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द कॉमन फॉल्टी पोस्चर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फॉल्टी पोस्चर्स लुकिंग एट द लंबर रीजन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फॉल्टी पोस्चर्स एट द सर्वाइकल एंड थोरैसिक रीजन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लॉर्डोटिक पोस्चर। ठीक है, सिंपली इस पिक्चर को देखिएगा, लॉर्डोटिक पोस्चर। ठीक है, इज इट अ नॉर्मल पोस्चर? ठीक है, आप उनको सामने से नजर आ रहा है कि ये नॉर्मल पोस्चर है? नहीं है, इट इज सो कॉल्ड अ लॉर्डोटिक पोस्चर। इसमें सबसे पहले देखते हैं आपकी pelvis। ठीक है, pelvis इज tilted anteriorly। ठीक है, इसमें जो आपके pelvis है वो क्या है, एंटीरियरली टिल्ट कर रही है। जब भी बेटा आपकी pelvis एंटीरियरली टिल्ट करेगी, देयर विल बी इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस। ठीक है, लंबर लॉर्डोसिस का एग्जैजरेशन is directly proportional to anterior pelvic tilt। अगर lumbar lordosis ज्यादा हो रही है तो pelvic tilt क्या होगी, anterior direction में होगी। अगर pelvic tilt anterior direction में हो रही है तो exaggeration of lumbar lordosis होगा। ठीक है, सही है। इसमें it doesn't matter कि lumbar के ऊपर lordosis में पहले exaggeration स्टार्ट हुई है
या pelvis के ऊपर टिल्टिंग पहले स्टार्ट हुई है, जिसमें भी पहले स्टार्ट होगी इट विल अफेक्ट द अपर और द लोअर सेगमेंट एज वेल, ठीक है। अगर pelvis में हुई है टिल्टिंग एंटीरियरली तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लंबर लॉर्डोसिस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर लंबर में लॉर्डोसिस ज्यादा हुई है पहले तो फिर pelvis क्या हो जाएगी, एंटीरियरली टिल्ट कर जाएगी। So this is the lordotic posture. जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शीरी को ऐड कर दें। क्या कह रहे हो? सर शीरी को ऐड कर दें। अच्छा बेटा। बेटा मैंने तो किसी को नहीं वो किया, होल्ड तो किसी को नहीं किया हुआ। आप उनको लिंक भेजो, उनको कहो कि आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा वेटिंग में नहीं है। ठीक है सर। So we were talking about the lumbar lordosis, ठीक है, और lordotic posture, सही है। तो सबसे पहले दो फैक्टर्स क्या याद करना है lordotic posture में, it is characterized by increasing lumbar lordosis, ठीक है, as well as in anterior pelvic tilting, ठीक है। pelvic tilt का anterior हो जाना, lumbar lordosis का exaggerate हो जाना। Now the third point is the increase in lumbosacral angle, ठीक है। जब भी आपकी pelvis tilting जो होती है वो anterior tilt करती है, आपका lumbosacral angle क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, which means sacrum, lumbosacral angle क्या होता है, sacrum first sacral vertebra, ठीक है, first sacral vertebra के superior border, superior surface, एक vertebra है, vertebra की जो superior surface होगी, ठीक है, आपने उस superior surface के along क्या करनी है, एक line draw करनी है, ठीक है, और एक लाइन जो होती है वो आपने ड्रॉ करनी होती है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। सिंपली ट्रांसवर्स प्लेन का तो आपको पता है ना कि सिंपल स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करोगे आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग दैट विल बी अ ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। और जो सैक्रम की जो पोजीशन होगी, फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की जो भी पोजीशन होगी, आपने उसके सुपीरियर सरफेस के ऊपर रखकर क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो जो सुपीरियर सरफेस होगी सैक्रम की, वो जो एंगल बनाएगी किसके साथ, ट्रांसवर्स लाइन के साथ, दैट विल बी कॉल्ड एज लंबोसेक्रल एंगल, ठीक है। नॉर्मली इट विल बी 30 डिग्री, ठीक है, सही है। अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज इंक्रीज इन लंबोसेक्रल एंगल। समझ आ गई यहां तक बेटा, ठीक है। तीन फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर क्या है कि हिप फ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज्ड हिप फ्लेक्शन, ठीक है। सो हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बेटा सारा कुछ लिखा हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके pelvis जो आपका हिप फ्लेक्शन जो है, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हिप फ्लेक्शन कैसे इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली जब हम हिप फ्लेक्शन एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करेंगे। कौन सी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, हिप फ्लेक्शन एक्टिविटीज हमारी अगर ज्यादा हो रही हैं तो आपकी हिप फ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू हिप एक्सटेंशन, ठीक है। अगर हिप फ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है तो हिप फ्लेक्सर्स आपके कहां से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, फ्रॉम द इलियम, ठीक है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ pelvis, as well as from the lumbar vertebra, anterior surface of the lumbar vertebra, जो कि आपका सॉस मेजर और सॉस माइनर है। इलियम से आपका इलियकस ओरिजिनेट हो रहा है और लंबर वर्टिब्रा की एंटीरियर सरफेस से आपको क्या ओरिजिनेट हो रहा है, सॉस मेजर एंड सॉस माइनर। अब आप खुद अंदाजा करो कि अगर आपके इलियोसॉस दोनों क्या हो जाए, टाइट होना शुरू हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए, टाइट होना शुरू हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन हिप फ्लेक्शन, तो फिर क्या होगा कि आपके pelvis को भी आगे की तरफ खींच लिया जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। नियर सरफेस के ऊपर है ना, इलियकस, जब इलियकस मसल, पता है इलियकस मसल का इलियम पे से जो ओरिजिनेट करता है, इलियोसॉस मिलकर एक कॉमन टेंडन बनाते हैं और वो जाकर इंसर्ट होते हैं ऑन टू द लेसर ट्रोपेंटर ऑफ द फीमर। जैसे ही इलियकस मसल टाइट होगा तो वो क्या करेगा, आपके pelvis को एज अ होल क्या करेगा, एंटीरियरली पुल कर लेगा, दैट विल बी एन एंटीरियर pelvic tilt,
ठीक है। एक तो इस कंपनसेशन के लिए पेल्विस के एंटीरियर टिल्ट होने की वजह से लंबर का लॉर्ड ऑफ इंक्रीज होगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि जो आपका सॉस मेजर एंड सॉस माइनर ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, वो भी क्या हो रहा है, सॉस मेजर सॉस माइनर भी तो क्या कर रहा है, शॉर्टेड हो रहा है, टाइटेड हो रहा है, हेड फ्लेक्सर है वो भी, तो जब वो टाइट होगा तो वो भी लंबर को एंटीरियरली क्या करेगा, पुल करेगा, जिसकी वजह से लंबर की एग्जैजरेशन क्या हो जाएगी, लंबर लॉर्डोसिस क्या हो जाएगी, एग्जैजरेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये फ्लेक्शन के ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, पेल्विस भी एंटीरियरली टिल्ट कर रही है और लंबर का लॉर्डोसिस भी ज्यादा हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लंबोसेक्रल एंगल, ठीक है, आपका जो सेक्रम का सुपीरियर सरफेस है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल 30 डिग्री, क्योंकि जब आपके पेल्विस टिल्ट करेगी तो आपकी सेक्रम भी क्या करेगी, टिल्ट कर जाएगी उसी डायरेक्शन में, समझ आई बात की, क्योंकि सेक्रम और पेल्विस के अंदर जो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं दैट इज ओनली ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ठीक है, सही है। तो पेल्विस अगर एंटीरियर टिल्ट कर भी जाएगी तो सेक्रम उसको कंपनसेट करने के लिए अपोज नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ क्या कर जाएगी, टिल्ट कर जाएगी। सो जितना पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट करेगी उतना ही सेक्रम टिल्ट कर जाएगी, और ट्रांसवर्स लाइन से जो आपका एंगल होगा वो क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, नॉर्मल 30 डिग्री। तो पता चल गया कि क्या किसको कहते हैं लॉर्डोटिक पोस्चर, ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं लॉर्डोटिक पोस्चर के, याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इम्पेयरमेंट्स, मस्कुलर इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। आगे बात लेक्चर्स के अंदर लिखा होगा अबाउट द मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, अबाउट द इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर मसल्स टाइट हो रहे हैं, और इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जहां पर मसल्स वीक हो रहे हैं लेंथनिंग की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो कि अगर आपकी हिप फ्लेक्शन ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली हिप फ्लेक्सेस क्या हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, मोबिलिटी इंपेयरमेंट है ये, ठीक है। टाइटनेस किसको इंडिकेट करिए, मोबिलिटी इंपेयरमेंट को, तो हिप फ्लेक्सेस टाइट हो रहे हैं, दैट आर इलियकस, सॉस मेजर एंड सॉस माइनर, समझ आ गई। एट द सेम टाइम जहां पर आपके लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो रही है, लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज होती है तब जब आपके लंबर के एक्सटेंसर्स क्या होते हैं, टाइट होना शुरू होते हैं या ओवरवर्क करना शुरू करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब आप उल्टे होके या आप सिंपली ऐसे एक्सटेंड करते हो आप अपनी लंबर को, तो आपका लंबर का लॉर्डोसिस क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सैजरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब आप फ्लेक्शन में जाते हो तब नहीं एक्सैजरेट करता, तो इट मींस कि लंबर लॉर्डोसिस की जो एक्सैजरेशन है दैट इज एसोसिएटेड विद लंबर एक्सटेंसर्स, नॉट विद लंबर फ्लेक्सर्स, ठीक है। तो कहां पर टाइटनेस आ रही है, एक टाइटनेस यहां फ्रंट के ऊपर आ रही है, ये जहां मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज इंक्रीज इन टाइटनेस, ठीक है, मस्कुलर टाइटनेस इंक्रीज हो रही है हिप फ्लेक्सर्स की। सेकंड किसकी टाइटनेस हो रही है, आपके लंबर एक्सटेंसर्स की, ठीक है। यहां तक बात को समझ आ गई। अब वीकनेस कहां पर आ रही है, मसल परफॉर्मेंस इंपेयर्ड कहां पर हो रही है, वीकनेस कहां पर आ रही है, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अपोजिटली कौन से, आपके हिप एक्सटेंसर्स वीक होंगे। सिंपल सी बात है, अगर हिप फ्लेक्सर्स टाइट होंगे तो ऑब्वियसली एंटागोनिस्ट क्या हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे, इलॉन्गेट होना शुरू हो जाएंगे, तो हिप एक्सटेंसर्स दे आर गोइंग टू वीक, ठीक है। एट द सेम टाइम लंबर एक्सटेंसर्स अगर टाइट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लंबर फ्लेक्सर्स क्या करेंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे, समझ आ गई बात को। तो आप देखो अगर क्रॉस बनाते हो, क्या बनाते हो, क्रॉस बनाते हो, तो क्रॉस की एक लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, वीकनेस को, और दूसरी लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, टाइटनेस को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। एक अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है और एक लोअर क्रॉस सिंड्रोम, समझ आ गई यहां तक बात की, ठीक है। So this is all about the lordotic posture. कॉमन कॉजेस क्या हैं, सस्टेन फॉल्टी पोस्चर्स, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और वीक एब्डोमिनल मसल्स, ओबेसिटी एंड वीक एब्डोमिनल मसल्स दे आर ऑल एसोसिएटेड, ठीक है। जिनकी ओबेसिटी होगी ऑब्वियसली उनके एब्डोमिनल मसल्स क्या कर जाएंगे, वीक कर जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी क्योंकि पोजीशन अलाउ होता है, मतलब कि एक स्पेस जरूरी होती है, तो दैट्स व्हाई
The abdominal muscles they become stretched in order to accommodate that baby. सही है. So pregnancy और weak abdominal muscles और pregnancy obesity में आपकी lordotic posture develop होता है. Relaxed and slouched posture. The next common faulty posture is relaxed and slouched posture. So here, ठीक है, अगर यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Simply relaxed and slouched posture. इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा? इसमें pelvis को देखें, ठीक है, फिर lumbar को देखें, फिर thoracic curve को देखें, ठीक है. So the thoracic curve is exaggerating. ठीक है, thoracic curve is exaggerating, increase in thoracic kyphosis. ठीक है, सही है. आपकी जो lumbar curve है इसमें lordosis क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. जब kyphosis ज्यादा होगा ऑब्वियसली कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? या lumbar के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे या फिर सर्वाइकल के ऊपर इफेक्ट आएंगे. kyphosis ज्यादा होगा तो सर्वाइकल का lordosis ज्यादा हो सकता है. ठीक है, अगर kyphosis ज्यादा हो रहा है तो lumbar का lordosis ज्यादा हो सकता है. समझ आ गई? इन ऑर्डर टू कंपनसेट द ग्रेविटेशनल लाइन. ठीक है, समझ आ गई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंपनसेट करने के लिए ऑब्वियसली दोनों फिर स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? एग्जैजरेट कर देंगे अपने आप को. दोनों तरफ एग्जैजरेट कर देंगे अपने आप को. समझ आ गई बात? आपकी जो pelvis है, ठीक है, it is associated as a whole. ठीक है, हमने पहले तो बात की ना कि pelvis क्या करेगी? एंटीरियरली टिल्ट हो जाएगी. So the tilting is just like कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर है. सिंपली क्या होगा? उसने अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लिया. ठीक है, मेरा फेस सामने की तरफ है, मैं फेस को डाउनवर्ड मूव कर लूं या फॉरवर्डली मूव कर लूं. ठीक है, फेस अपनी जगह पे ऊपर है लेकिन क्या है? ओरिएंटेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सेम टू सेम pelvic tilting क्या थी कि pelvis अपनी जगह पर ओरिएंटेड है लेकिन उसने pelvis अपनी जगह पर पोजीशन है लेकिन उसने अपनी ओरिएंटेशन को क्या कर लिया? एंटीरियर डायरेक्शन में कर लिया, चेंज किया. That is anterior pelvic tilt. अब as a whole pelvis क्या करेगी? शिफ्ट कर जाएगी एंटीरियर. क्या कर जाएगी? pelvis as a whole क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी. pelvis as a whole शिफ्ट करने का अर्थ क्या मुराद है? यहाँ से ये देखना शुरू करें. अगर यहाँ पर नॉर्मल पोस्चर होता तो वो क्या होती? pelvis इस पोजीशन पर होती, like this, इस पोजीशन के ऊपर होती. ठीक है, अब pelvis कहाँ पर है? फॉरवर्डली as a whole क्या कर रही है? फॉरवर्डली शिफ्ट कर रही है. ठीक है, इसकी pelvis की टिल्टिंग के अंदर डिफरेंस नहीं आया. pelvis क्या कर गई है? एज अ होल शिफ्ट कर गई. pelvis को होना चाहिए था इस पोजीशन के ऊपर लेकिन pelvis अब कहां पर है? इस पोजीशन के ऊपर है. इट मींस कि वो अपनी नॉर्मल पोस्चर से क्या कर गई है? एज अ होल शिफ्ट कर गई है. उसकी ओरिएंटेशन में डिफरेंस नहीं आया बल्कि उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ गया कि वो अपनी पोजीशन से हटकर आगे चली गई. समझ आ गई बात? इसके आगे जाने की वजह से भी लंबर लॉर्डोसिस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और इस लंबर लॉर्डोसिस के इंक्रीज होने की वजह से थोरेसिक का कर्व क्या हो रहा है? मोर काइफोटिक हो रहा है. क्योंकि थोरेसिक अगर अपने काइफोसिस को एग्जैजरेट नहीं करेगा तो यहाँ वो इन दोनों को कंपनसेट नहीं कर सकता एट द सेम टाइम. क्योंकि लंबर का लॉर्डोसिस भी इंक्रीज हो रहा है और एट द सेम टाइम आपके pelvis भी क्या कर रही है? शिफ्ट हो रही है एज अ होल. ठीक है, तो इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए थोरेसिक क्या करेगा? अपने काइफोसिस को एग्जैजरेट कर देगा. यहां तक बात की समझ आ गई? सो दीस आर द थ्री फैक्टर्स. पहला क्या है? pelvis का एज अ होल शिफ्ट कर जाना. सेकंड, लंबर का लॉर्डोसिस एग्जैजरेट कर जाना. एंड द थर्ड वन इज थोरेसिक का काइफोसिस भी एग्जैजरेट कर जाए in order to compensate these two issues. ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? दिस इज रिलैक्स्ड एंड slouched posture. ठीक है, like this. रिलैक्स होकर खड़े होना या एक टांग के ऊपर खड़े होना राइट पे या लेफ्ट पे, दैट इज अ रिलैक्स्ड और slouched posture. ठीक है. फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसमें जो हिप एक्सटेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, इसमें हिप एक्सटेंशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी. बेटा दिस इज नॉट एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग. मैं बार-बार ये बता रहा हूं, पेल्विक टिल्टिंग होगी तो हिप फ्लेक्शन ज्यादा होगी. अब सिंपली क्या हो रहा है कि pelvis एज अ होल फॉरवर्डली मूव करी जा रही है और हिप एक्सटेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा. देखो बेटा, सेंटर वाला पोर्शन क्या हो रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है. जो ये ऊपर वाले दो पोर्शंस हैं ये क्या कर रहे हैं? इनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. समझ आ गई बात?
लाइक दिस, ठीक है। ये जो अपर लंबर से ऊपर वाला पोर्शन, pelvis से नीचे वाला पोर्शन हिप एक्सटेंशन का, लंबर से ऊपर वाला थ्रेसिक का, ठीक है। सो दे हैव टू वर्क मोर इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से थ्रेसिक का काइफोसिस ज्यादा हो जाएगा और हिप में एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात की? pelvis क्या कर रही है, anteriorly शिफ्ट हो रही है और एट द सेम टाइम लंबर क्या कर रही है, मोर लॉर्डोसिस में जा रही है। So these are the four factors of relaxed or slouched posture. यहाँ तक बात की समझ आ गई? Simply faulty posture है, relaxed खड़े होने की वजह से, slouched posture की वजह से ये डेवलप होता है। Mobility impairment क्या होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि mobility impairment में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टाइट मसल्स की। ऑब्वियसली टाइट मसल्स कौन से होंगे, यहाँ पर टाइट मसल्स कौन से होंगे, हिप एक्सटेंसर्स टाइट होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और वो कहते हैं लंबर के जो लोअर एक्सटेंसर्स हैं दे विल बिकम टाइट। एक्सटेंसर्स लंबर के लोअर एक्सटेंसर्स, क्योंकि लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर रही है तो लंबर के लोअर एक्सटेंसर्स मींस कि जो लंबर के ऊपर सिर्फ अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग टाइट। लंबर एक्सटेंसर्स ओनली दे आर गेटिंग टाइट। थ्रेसिक एक्सटेंसर जो हो रहे हैं दे आर गेटिंग वीक, ठीक है, दे आर गेटिंग वीक। समझ आ गई बात? को तभी निकलता है ना जब हम एक्सटेंड नहीं कर पाते अपने आप को, ऐसे ही है ना। हमने सिंपली लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि ये कुक निकला है, ठीक है। तो ये जो काइफोसिस का इंक्रीज होना है ये तब है जब आप थ्रेसिक के एक्सटेंसर्स को इस्तेमाल ना कर सको। तो थ्रेसिक एक्सटेंसर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। लोअर लंबर एक्सटेंसर्स क्या हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, ठीक हो गया। एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, इनको हम अपर और लोअर एब्डोमिनल मसल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब लोअर लंबर एक्सटेंसर्स टाइट हो रहे हैं तो लोअर एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, लेकिन अपर एब्डोमिनल मसल्स क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्रेसिक का काइफोसिस ज्यादा हो रहा है, थ्रेसिक के एक्सटेंसर्स वीक हो रहे हैं। सो वीक अपर एब्डोमिनल मसल्स टाइट। यहां तक कि ये जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। समझ आए? लाइक दिस, ठीक है। ये जब पोस्चर बनता है लाइक दिस के पीछे से कोब निकलना शुरू हो जाता है, काइफोसिस ज्यादा होना शुरू हो जाती है और जो रिब एज है वो आपका इनवर्डली मूव करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, टाइट होना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? यहां तक किसी को कोई इशू? मोबिलिटी इंपेयरमेंट और मसल परफॉर्मेंस, वीक thoracic extensors they are getting weak, ठीक है। intercostal upper abdominal muscles they are getting tight, lower lumbar extensors they are getting tight, lower abdominal muscles they are getting weak। यहां तक बात की समझ आ गई? और हिप एक्सटेंसर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हिप एक्सटेंशन ज्यादा हो रही है। यहां तक बात की समझ आ गई? This third faulty posture is about flat low back posture. This is a flat low back posture. It is opposite to the lordotic posture. Lordotic posture में क्या हुआ था कि hip flexion ज्यादा हो गई थी, इसमें क्या होगा, hip extension ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? hip extension ज्यादा हो जाएगी, pelvis की जो tilting है वो posterior direction में हो जाएगी। लॉर्डोटिक पोस्चर में pelvis की टिल्टिंग क्या हो रही थी, इंटीरियर डायरेक्शन में हो रही थी। लंबोसेक्रल एंगल लॉर्डोटिक पोस्चर में ज्यादा हो रहा था, फ्लैट लो बैक पोस्चर में क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, 30 डिग्री से भी कम होना शुरू हो जाएगा। जो सैक्रम की फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है इट विल मूव इन एन ओरिएंटेशन सिमिलर टू द ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। समझ आ गई? तो लंबोसेक्रल एंगल कम होना शुरू हो जाएगा और लंबर की लॉर्डोसिस क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो here you can see a straightening of the lumbar spine. Simple, आपको पोस्चर देख के पता चल जाएगा कि this man is with increase in lumbar straightening या lumbar जो कर्व है वो क्या हो रहा है, कम होना शुरू हो रहा है। Simply like this, ठीक है। हाँ, ये जो पोस्चर है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से करके या नॉर्मली ऐसे चलना, ठीक है,
इस तरीके से नहीं चलना, लाइक दिस, ठीक है। ये किसको ओरिजिनेट करेगा, किस पोस्चर को, आपके फ्लैट लो बैक पोस्चर को। द वन इज हिप फ्लेक्शन, कम हिप एक्सटेंशन, एग्जैजुरेट। pelvis की जो टिल्टिंग है दैट इज पोस्टीरियर इन पोस्टीरियर डायरेक्शन, लंबोसेक्टल एंगल दैट इज गेटिंग लो, ठीक है, कम हो रहा है, और लंबर लॉर्डोसिस कम हो रहा है, लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहा है। So these are the four characters of flat low back posture. Simply क्या होगा, hip flexors weak होंगे, hip extensors tight होंगे। समझ आ गई बात की? Abdominal muscles tight होना शुरू हो जाएंगे और lumbar extensors weak होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि lumbar straightening में जा रहे हैं। ठीक है, abdominal muscles क्या होंगे, tight होंगे, और lumbar extensors क्या होना शुरू हो जाएंगे, weak होना शुरू हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? So this will be the mobility impairment as well as the impaired muscle performance. ठीक है, impaired muscle performance आप lumbar extensors के ऊपर है और hip flexors के ऊपर है। mobility impairment कहाँ पर है, hip extensors पर है और abdominal muscles के ऊपर। समझ आ गई बात? सर अब जब आपने भी जिस तरह से ये फ्लैट बैक पोस्चर किया तो सर अगर जो पेशेंट स्टार्टिंग में शुरू होगा स्काउट पोस्चर, हम उसको किस तरह से ब्लेंड करेंगे? स्काउट पोस्चर की सिंपली जब वो लाइक दिस, सर वो बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब अभी स्टार्ट है ना उसका, तो हमें वो इसमें और उसका भी चलेगा। सिंपली अगर किसी भी इंडिविजुअल को देखना होता है तो हम उसको कहते हैं कि आप हील्स अपनी वॉल के साथ लगा के स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका फॉल्टी पोस्चर होगा, ठीक है, इट विल डेविएट। मेरा यहाँ पर काम आएगा, आपको फील होगा कि ये दिस इज द लंबर लॉर्डोसिस, ठीक है। अगर किसी की लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है तो ये उसका ये भी क्या हो जाएगा, लंबर भी क्या हो जाएगी, इसमें स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। आप इजीली हाथ नहीं डाल सकोगे लंबर के कर्व के अंदर। समझ आती है? तो सिंपली हम उसको कहते हैं कि आप वॉल के साथ खड़े हो, आपको पता चल जाता है कि ये पोस्चर कहाँ की तरफ जा रहा है। Either it is going towards flat low back or whether it is going towards slouch or whether it is going towards lordotic posture, ठीक है। बेटे यहाँ तक बात की समझ आ गई फ्लैट लो बैक पोस्चर की। यूजुअली जो हम फ्लेक्शन एक्टिविटीज, ये जो करते हैं ना, एब्डोमिनल स्ट्रेचेस परफॉर्म करते हैं, खास तौर पे सिक्स पैक्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्रेचेस की जाती हैं, दैट कैन रिजल्ट इन फ्लैट लो बैक पोस्चर। ठीक हो गया? So going towards this round head, round back with forward head, ठीक है, round back with forward head, round back with forward head, cervical and thoracic को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। सिंपली क्या हो रहा है कि इसमें जो आपकी स्कैपुला होती है या हम शोल्डर को कहते हैं राउंडेड शोल्डर, क्या कहते हैं, शोल्डर्स को क्या कहते हैं, दे आर बिकमिंग राउंडेड, ठीक है, सही है। और आपका जो हेड होता है वो एज अ होल सर्वाइकल के ऊपर फॉरवर्डली शिफ्ट कर जाता है, लाइक दिस, ठीक है। क्या कर रहा है, फॉरवर्डली शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। मेरी जो सर्वाइकल है, मिड और लोअर सर्वाइकल है, इसके ऊपर जो हेड होगा वो क्या कर जाएगा, एज अ होल फॉरवर्डली शिफ्ट कर रहा है, दैट इज अ फॉरवर्ड हेड, ठीक है। फॉरवर्ड हेड को कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, फॉरवर्ड हेड को कैरेक्टराइज ऐसे किया जाता है कि जो आपके मिड और लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, उसके ऊपर सॉरी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। और जो आपके अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं, C0 आपके ऑक्सीपिट, C1 C2 वो किस में जा रही है, एक्सटेंशन में जा रही है, ठीक है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज फॉरवर्ड हेड पोस्चर सिंपली, ठीक है। सो राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड का मतलब क्या है कि जिसमें आपके शोल्डर्स क्या हो रहे हैं, राउंडेड हो रहे हैं। राउंडेड शोल्डर्स क्या होते हैं कि जिसमें आपकी जो स्कैपुला है, ठीक है, वो क्या कर जाए, प्रोट्रैक्शन में चली जाए, एक्सेसिव प्रोट्रैक्शन में चली जाए। जब आपकी स्कैपुला एक्सेसिव प्रोट्रैक्शन में जाती है तो आपकी थोरैसिक काइफोसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। काइफोसिस क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। So this is what we call as round back with forward head, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया, फॉरवर्ड हेड क्या है, इसको सिंपली राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड को डिवाइड कर लो। तो फॉरवर्ड हेड क्या है कि ऐसा हेड जिसमें आपका जो फेस है या एज अ होल जो आपका फेस है वो क्या कर रहा है, एंटीरियरली शिफ्ट कर रहा है, दैट इज
फॉरवर्ड हेड पोस्चर, इसमें अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी, मिड और लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स की क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मिड एंड लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स नॉर्मल अपनी उसमें होंगे, लॉर्डोसिस में होंगे, लेकिन जो आपकी अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं वो क्या कर जाएंगे, एक्सटेंशन में जाना शुरू हो जाएंगे। दैट इज अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ठीक है, राउंड बैक क्या है, राउंड बैक ये है कि जिसमें आपकी स्कैपुला क्या कर जाए, प्रोट्रैक्शन में चली जाए। जब आपकी स्कैपुला प्रोट्रैक्शन में जाती है तो लाइक दिस ये पोस्चर डेवलप होता है, समझ आए, ये रिट्रैक्शन में आपकी स्कैपुला चली गई है। ठीक है, जब ये स्कैपुला इस तरीके से आपकी प्रोट्रैक्शन में जाएगी तो इट विल कॉज राउंडनेस ऑफ द शोल्डर्स। ठीक है, राउंडनेस। ठीक है, ये क्या बना रही है, एक राउंडनेस बना रही है इसकी आपके शोल्डर्स की, लाइक दिस। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। तो दिस इज राउंडेड शोल्डर्स। ठीक है, या राउंड बैक इसको कह सकते हैं। जैसे राउंड बैक डेवलप होता है, थ्रेसिक का काइफोसिस क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सेजरेट होना शुरू हो जाता है। यहां तक बात की समझ आ गई। सो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट और इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस कहां पर होगी, सिंपली। अब सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं राउंडेड शोल्डर्स की। किसकी बात करने लगा हूं, राउंडेड शोल्डर्स की। जो मेरे स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि स्कैपुला मेरी प्रोट्रैक्शन में जा रही है तो रिट्रैक्टर्स क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस होगी, वीक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों से, स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स। ठीक है, जो मेरे स्कैपुला के प्रोट्रैक्टर्स होंगे दे विल बिकम टाइट। ठीक है, प्रोट्रैक्टर्स क्या है स्कैपुला के, पेक्ट मेजर, ठीक है, पेक्ट माइनर। ठीक है, पेक्ट मेजर कहां पर आपके ह्यूमरस के ऊपर इंसर्ट हो रहा है और क्या करवाता है, शोल्डर के एडक्शन करवाता है। पेक्ट माइनर आपका स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहा है। सो पेक्ट मेजर पेक्ट माइनर एज अ होल क्या कर जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की। आपका स्ट्रेटस इंटीरियर क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। समझ आ गई बात की, क्योंकि स्ट्रेटस इंटीरियर भी यहां से ओरिजिनेट करता है फर्स्ट एड ट्रिप से, और जहां पर कहां पे जाके अटैच होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे, वर्टिब्रल बॉर्डर, जो वर्टिब्रास के पास जो बॉर्डर है वहां पर अटैच होता है। सो जब स्ट्रेटस इंटीरियर पेक्ट मेजर पेक्ट माइनर टाइट होंगे तो ये क्या करेगा, स्कैपुला को एज अ होल प्रोटेक्शन में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, प्रोटेक्शन में। सो व्हाट आर गेटिंग टाइट, पेक्ट मेजर पेक्ट माइनर एंड स्ट्रेटस इंटीरियर। वीकनेस कहां पर हो रही है, आपके प्रोट्रैक्टर्स के अंदर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर्स कौन कौन से हैं, मिडिल ट्रेपेजियस, रिट्रैक्टर्स, मिडिल ट्रेपेजियस, ठीक है, एज वेल एज रोम्बॉइड्स, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर। और हम लोअर ट्रेपेजियस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जी मिडिल और लोअर ट्रेपेजियस किस में जाते हैं, वीकनेस में जाते हैं ड्यूरिंग प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। यहां तक बात को समझ आ गई। ठीक है, जब आपका मिडिल ट्रेपेजियस और लोअर ट्रेपेजियस किस में जाएंगे, वीकनेस में जाएंगे, आपका अपर ट्रेपेजियस ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। अपर ट्रेपेजियस और लिवेटर स्कैपुला भी क्या होते हैं, टाइट होते हैं ड्यू टू दिस प्रोटेक्टेड स्कैपुलर मूवमेंट। ठीक है, जब भी स्कैपुला प्रोटेक्शन में जाएगी आपके ट्रेपेजियस, अपर ट्रेपेजियस भी टाइट हो जाएगा और आपका लिवेटर स्कैपुला भी टाइट होना शुरू हो जाएगा। Upper trapezius, levator scapula, they are prone to tightness. They are prone to tightness. यहाँ तक बात की समझ आ गई, बात यहाँ तक आ गई बात की समझ। Now the forward head. Forward head के ऊपर क्या होगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, आपकी कैपिटल एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, नीचे आपकी क्या हो रही है, सिंपली फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी आपके फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, दे विल बिकम टाइट एट द मिडल एंड लोअर सर्वाइकल सेगमेंट। मिडल और लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स में फ्लेक्सर्स टाइट हो जाएंगे, मिडल और लोअर एक्सटेंसर्स सर्वाइकल के वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से अपर सर्वाइकल स्पाइन के जो एक्सटेंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, और अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स क्या हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। यहां तक बात की समझ आ रही है। ठीक है, अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स वीक, अपर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स टाइट, क्योंकि कैपिटल एक्सटेंशन है। ठीक है, सिर्फ यहां के लिए। अब आपकी जो मिडिल एंड लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स जो आपके फ्लेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसमें क्या होंगे, मिडिल और लोअर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे और मिडिल और लोअर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, यहां तक बात की समझ आ गई।
ठीक है। एक्चुअली ये जो ट्रेपीजियस है, अपर ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुला है, इसकी एक डायरेक्ट इंसर्शन होती है आपके ऑक्सीपिटल लाइंस के ऊपर, ठीक है। ये जो आपके ऑक्सीपिटल लाइंस होती है ना यहाँ कंडाइल से ऊपर, यहाँ से आपके लिवेटर स्कैपुला भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ से आपका अपर ट्रेपीजियस भी ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अपर ट्रेपीजियस और लोअर लिवेटर स्कैपुला टाइट होता है तो ये क्या करता है, कैपिटल एक्सटेंशन करवाता है। क्या करवाता है? कैपिटल एक्सटेंशन करवाता है। समझ आ गई बात? ठीक है। जब ये टाइट होना शुरू हो, सही। There may also be a dysfunction of temporomandibular joint with retrusion of the mandible, ठीक है। TMJ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी सर्वाइकल स्पाइन की ओरिएंटेशन की वजह से। सर्वाइकल स्पाइन में कह रहा है कि अगर आपकी अपर सर्वाइकल सेगमेंट की क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, कैपिटल एक्सटेंशन हो रही है, तो आपकी जो चिन होगी वो प्रोड्यूट करेगी बाहर की तरफ, लेकिन जो मैंडिबल होगी वो क्या करना शुरू कर देगी, रिट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। सो देयर विल बी अ डिसफंक्शन ऑफ TMJ। सिंपल सी बात है बेटा, आपका फेस आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लाइक दिस, इस मूवमेंट में है, तो आप मेरी ऑब्वियसली मैंडिबल क्या करेगी, रिट्रैक्ट कर जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। So these three issues are in association with each other. Forward head, rounded shoulders and TMJ dysfunction. समझ आ गई बात? ठीक है। These three are associated with each other. Retraction या retrusion भी बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। मैंडिबल की retrusion हो जाए या retraction हो जाए। ये सारे मसल्स याद करने, मोबिलिटी इंपेयरमेंट, ठीक है, कहां पर हो रही है, मतलब मसल टाइट कहां पर हो रहे हैं, इंपेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, मसल की परफॉर्मेंस कहां पर खत्म हो रही है या वीक हो रहे हैं मसल्स, ठीक है, ये स्ट्रेच हो रहे हैं। राउंडेड बैक विद फॉरवर्ड हेड की कॉमन कॉजेस हैं ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल पोस्चर्स रिक्वायरिंग लीनिंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, जब आप लीन करते हो, ठीक है। Faulty sitting posture such as working at an improperly placed computer keyboard or screen, ठीक है। सिंपली आपकी जो स्क्रीन है अगर वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, तो उसकी वजह से भी आपकी फॉल्टी पोस्चर्स डेवलप हो सकते हैं। रिलैक्स पोस्चर की वजह से सिटिंग में रिलैक्स पोस्चर डेवलप होना, ठीक है। The end result of a faulty pelvic and lumbar spine postures are common. Obviously अगर एक इश्यू आपके सर्वाइकल में स्टार्ट हो तो it will progress now till the sacrum, और sacrum से भी यहाँ तक कि आपके काफ मसल्स तक चला जाएगा, आपके एंकल जॉइंट तक चला जाएगा अगर वो प्रोग्रेस करता जा रहा है तो, ठीक है। और अगर एंकल में कोई इशू हो रहा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसको कंपनसेट कर रहे हो अपनी किसी भी पोजीशन की वजह से, तो इट विल गो डाउन अप योर हेड, ठीक है। सिंपल सी बात है, असेंड भी कर जाते हैं और डिसेंड भी कर जाते हैं इश्यूज। फ्लैट अपर बैक, द नेक्स्ट वन इज फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्चर, ठीक है। Characterized by decrease in thoracic curve, ठीक है। thoracic curve यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैट अपर बैक, ठीक है। वो जो राउंडेड शोल्डर्स थे उसमें क्या हो रहा था, thoracic curve एक्सेजरेट हो रहा था, ठीक है। तो फ्लैट अपर बैक में क्या हो रहा है कि आपका thoracic curve स्ट्रेटनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो thoracic kyphotic curve है वो कम हो रहा है। डिप्रेस्ड स्कैपुला, स्कैपुला क्या हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रोट्रैक्शन में नहीं जा रहे, सिंपली क्या हो रहे हैं, डिप्रेस्ड होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लेविकल्स, ठीक है, एंड डिक्रीज्ड सर्वाइकल लॉर्डोसिस विद इंक्रीज्ड फ्लेक्शन ऑफ ऑक्सीपिट ऑन द एटलस, ठीक है। डिक्रीज्ड सर्वाइकल लॉर्डोसिस, हमने पहले क्या बात की थी कि मिड और लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स किस में जा रहे हैं, फ्लेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मिड एंड लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स एक्सटेंशन में जा रहे हैं, जबकि अपर सर्वाइकल सेगमेंट इसमें जा रहा है, फ्लेक्शन में जा रहा है। फ्लेक्शन क्या होगी, अपर सर्वाइकल सेगमेंट की फ्लेक्शन ये होगी, सिंपली पहले एक्सटेंशन में जा रहा था, ठीक है। फॉरवर्ड हेड राउंडेड शोल्डर्स में, ठीक है। फ्लैट अपर बैक में, नेक पोस्चर में क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है। जो आपका जो चिन है वो एज अ होल पोस्टीरियरली मूव कर जाए, ठीक है, दैट इज अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन, जबकि मिडिल और लोअर सर्वाइकल फ्लेक्शन क्या होंगे, एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगे।
सर्वाइकल की जो लॉर्डोसिस है वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात की, यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है। किसी को कोई इशू, सर्वाइकल के ऊपर ये हो रहा है, थ्रेसिक के ऊपर क्या हो रहा है, काइफोसिस कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब सिंपली थ्रेसिक का काइफोसिस भी खत्म हो रहा है, सर्वाइकल का लॉर्डोसिस भी खत्म हो रहा है। सर्वाइकल का लॉर्डोसिस एक्सेजरेट हो रहा था, थ्रेसिक का काइफोसिस एक्सेजरेट हो रहा था। अब जब थ्रेसिक स्ट्रेटनेस की तरफ जा रहा है तो सर्वाइकल भी किसकी तरफ जा रहा है, स्ट्रेटनेस की तरफ जा रहा है। समझ आ गई बात की। तो सर्वाइकल की स्ट्रेटनिंग को हम क्या कहते हैं कि अपर सर्वाइकल सेगमेंट में मैं ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट इज सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। तो क्या कहना है कि अपर सर्वाइकल सेगमेंट में क्या हो जाए, फ्लेक्शन हो जाए, मिड और लोअर सर्वाइकल सेगमेंट में क्या हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए, दैट इज सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके साथ टीएमजे भी डिसफंक्शन होगा, उसमें टीएमजे डिसफंक्शन हुआ था विद रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल, इसमें टीएमजे का डिसफंक्शन होगा विद प्रोट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल। आपकी जो मैंडिबल होगी वो क्या कर जाएगी, प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाएगी। यहां तक बात की समझ आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मसल्स की बात करें तो क्योंकि अपर सर्वाइकल सेगमेंट किसमें जा रहा है, फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। बेटा अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन में जा रहा है, अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स फ्लेक्शन में जा रहा है, अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स क्या होंगे, टाइट हो जाएंगे, अपर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। सर्वाइकल फ्लेक्सर्स दे आर गेटिंग टाइट, इस पोजीशन को मेंटेन रखना है। ये जो ये पोजीशन है इसमें अपर सर्वाइकल, खुद ये पोजीशन बना के देखें, आपको लगेगा कि आपके सर्वाइकल्स में क्या आ रहा है, टाइटनेस आ रही है, लेकिन एज अ होल ये जो पीछे जो आपको स्ट्रेच फील हो रहा है ये एक्चुअली कैप्सूल का स्ट्रेच है, ठीक है। जब हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो एक्चुअली हमारे पीछे पोस्टीरियरली कैप्सूल का स्ट्रेच ज्यादा हो जाता है। फ्लेक्शन हो रही है ना बेटा, ये फ्लेक्शन जब होगी तो ऑब्वियसली पीछे जो कैप्सूल है जॉइंट का वो क्या होना शुरू हो जाएगा, अपार्ट मूव करेगा, उसके ऊपर स्ट्रेच है। तो ये जो पीछे स्ट्रेच आ रही है ये किसकी वजह से है, कैप्सूलर स्ट्रेच है। सो ये जो इस मूवमेंट को बना के देखना है सिंपली कि अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स दे आर गेटिंग टाइट, अपर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स दे आर गेटिंग वीक, ठीक है। मिड एंड लोअर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स दे आर गेटिंग वीक, मिड एंड लोअर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स दे आर गेटिंग टाइट। समझ आ गई बात, ठीक है। थ्रेसिक के काइफोसिस दे आर गेटिंग वीक, ठीक है। थ्रेसिक के फ्रंट एब्डोमिन, फ्रंट जो एक्सटेंसर्स हैं, फ्रंट जो फ्लेक्सर्स हैं दे आर गेटिंग टाइट। समझ आ गई बात, सॉरी उलट है, जो थ्रेसिक के काइफोसिस हैं दे विल गेटिंग टाइट, थ्रेसिक के एक्सटेंसर्स दे आर गेटिंग टाइट, क्योंकि जब एक्सटेंसर्स टाइट होंगे तभी काइफोसिस खत्म होगा, लॉर्डोसिस ज्यादा हो जाएगा एक्सटेंसर्स की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से, जबकि काइफोसिस कम हो जाएगा एक्सटेंसर्स की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से। सो द थ्रेसिक एक्सटेंसर्स दे आर गेटिंग टाइट, जबकि जो थ्रेसिक फ्लेक्सर्स हैं दे आर गेटिंग वीक। समझ आ गई बात की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्चर, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। Exaggeration of military posture, किसी भी मिलिट्री इंडिविजुअल का पोस्चर जो है उसकी एग्जेजरेशन भी फ्लैट अपर बैक और नेक पोस्चर के साथ ही, सिंपल। स्कोलियोसिस, ठीक है, याद रखना है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस क्या होता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक है। लेकिन ये बहुत पुरानी टर्म है, ठीक है, कि जी हम सिंपली उसको ये कहते हैं कि दैट इज अ लेटरल कर्वेचर। अगर हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करें कि दैट इज अ लेटरल कर्वेचर, तो बेटा लेटरल कर्वेचर को करेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन स्कोलियोसिस को इतनी जल्दी करेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको पता है स्कोलियोसिस के लिए बड़ी इन्वेसिव सर्जरी होती है। इन्वेसिव सर्जरी से मुराद क्या है कि आपको स्कोलियोसिस को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके हर बोन के अंदर होल करने पड़ते हैं, उनके अंदर नेल्स इंसर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर नेल्स इंसर्ट करने के बाद एक लॉन्ग वायर होती है जो नेल्स के साथ क्या की जाती है, यूनाइट कर दी जाती है, और जैसे जैसे आप नेल को टाइट करते हो वो स्पाइन को क्या करती जाती है, स्ट्रेट करती जाती है। सो इट इज नॉट एज सिंपल
as the term defining it कि that is a lateral curvature of the spine. ठीक है, ये उतना सिंपल नहीं है. So what we can define it as, it is a three-dimensional deformity of the spine. It is a three-dimensional deformity of the spine. So what it is, what do you mean by three-dimensional deformity? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें पता है कि that is a lateral curvature. स्पाइन में lateral curvature होगा तो that is a scoliosis. ठीक है, तो मैं पहले बात करूंगा lateral curvature की. Lateral curvature develop होगा like this, ऐसे ही. ठीक है, स्पाइन में lateral curvature develop हो गया. So that is a, ये किस प्लेन की डिफॉर्मिटी है? सैजिटल प्लेन की, फ्रंटल प्लेन की या ट्रांसवर्स प्लेन की? This is the deformity of frontal plane. क्योंकि फ्रंटल प्लेन में बेटा साइड बेंडिंग होती है ना. ये जो साइड बेंडिंग है ये किसमें हो रही है? फ्रंटल प्लेन में. सैजिटल प्लेन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है. ट्रांसवर्स प्लेन में क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है. तो सबसे पहले क्या बात की? लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. स्पाइन का लेटरल कर्वेचर डेवलप होगा. तो ये जो लेटरल कर्वेचर डेवलप होगा ऑब्वियसली साइड बेंडिंग एक जगह पर साइड बेंडिंग हो रही है ना. तो दैट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ द फ्रंटल प्लेन. एक प्लेन हो गया कवर. सेकंड क्या है? वो कहते हैं कि जब भी आपकी स्पाइन साइड बेंडिंग में जाती है, आपके जो वर्टिब्रास होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेट होते हैं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी स्पाइन जो साइड बेंडिंग में जाए और वर्टिब्रा रोटेट ना करे. हमने पहले दो लेक्चर्स में बात की थी अबाउट द फैसेट जॉइंट्स. बात की थी फैसेट जॉइंट्स होते हैं. एक्चुअली ये जो साइड कपल्ड मोशन होती है ना, कपल्ड मोशन, हमने ये पढ़ा है कि टिबिया जब एक्सटेंड करती है तो टर्मिनल एक्सटेंशन में एक्सटर्नली रोटेट करती है. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है. वो भी क्या है? कपल्ड मूवमेंट. आप खुद नहीं परफॉर्म कर रहे हो. अल्लाह ताला की तरफ से एक ओरिएंटेशन ऐसी है मसल फाइबर्स की कि ड्यूरिंग टर्मिनल एक्सटेंशन टिबिया एक्सटेंड होने के साथ साथ क्या कर जाती है? एक्सटर्नली रोटेट कर जाती है. तो दो मूवमेंट्स कपल्ड हो रही है. इसको हम कपल्ड मोशन कहते हैं. इसी तरीके से साइड बेंडिंग जब होगी तो साइड बेंडिंग के साथ भी रोटेशन होगी. ये किसका फीचर है? एक्चुअली आपके फैसेट जॉइंट का फीचर है और दैट इज अ कपल्ड मोशन. सॉरी, कि साइड बेंडिंग के साथ क्या हो? रोटेशन भी हो. तो वो कहता है कि जहां पर साइड बेंडिंग हो रही है, जिस साइड की कन्वेक्सिटी होगी उस साइड के ऊपर क्या होंगे? आपकी रिब्स क्या करें, जो आपके वर्टिब्रास होंगे वो क्या करेंगे? रोटेट होना शुरू हो जाएंगे. लेट्स से मेरी साइड बेंडिंग लेफ्ट साइड की है तो मेरी रोटेशन किस साइड पर होगी? टुवर्ड्स द कन्वेक्सिटी. ये मेरी कन्वेक्सिटी डेवलप हो रही है तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, टुवर्ड्स द कन्वेक्सिटी क्या होगी? मेरे रोटेशन होगी किसकी? वर्टिब्रास की. ठीक है, मतलब साइड बेंडिंग से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? मेरे वर्टिब्रास की रोटेशन होगी. ठीक है, और टुवर्ड्स द कन्वेक्सिटी, जिस जहां पर कर्व की कन्वेक्सिटी होगी उस साइड के ऊपर क्या होगी? मेरी रोटेशन होगी. समझ आती है बात की? ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आई? आगे नहीं समझ? सर ये दोबारा बता दें इन दोनों को. बेटा सिंपली साइड बेंडिंग, जिस जगह पर साइड बेंडिंग हो रही है, लेट्स से लेफ्ट साइड बेंडिंग है तो आपके जो स्पाइन, जो आपके वर्टिब्रास है वो क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड पर रोटेट करेंगे. सिंपली ये याद रखना है, जिस साइड की साइड बेंडिंग होगी उस साइड पर आपके, उसके ऑपोजिट साइड पर आपके वर्टिब्रास रोटेट करेंगे. ठीक है, तो ये जो साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन हो रही है वर्टिब्रास की, तो रोटेशन किसका प्लेन है? ट्रांसवर्स प्लेन है. ठीक है, तो सेकंड आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी किसकी? ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है, नाउ वो कहते हैं कि जब भी आपकी साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन हो जाएगी उसके बाद या तो थोरेसिक की काइफोसिस एग्जैजरेट हो जाएगी या फिर थोरेसिक की काइफोसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यूजुअली मोस्ट केसेस में क्या होता है? थोरेसिक की काइफोसिस ज्यादा हो जाती है. तो ये जो काइफोसिस का ज्यादा होना है या काइफोसिस का कम होना है, दैट इज अ sagittal plane deformity. So first of all we have talk about the frontal plane deformity, that is side bending और lateral curve in the spine. उस lateral curve की वजह से क्या होगा? आपके vertebrae रोटेट करेंगे to either direction, either right or left, depending on the site of concavity. ठीक है,
कि जिस साइड की साइड बेंडिंग है उसको अपोजिट साइड पर क्या होगी, रोटेशन होगी। और एट द सेम टाइम क्या होगा, आपका थ्रेसिका काइफोसिस एक्सैजरेट हो जाएगा, दैट इज अ सैजिटल प्लेन डिफॉर्मिटी। सो इट इज अ 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी। कर्व सी टाइप बन सकता है, सी टाइप या एस टाइप, ठीक है। सर्वाइकल भी इन्वॉल्व हो सकती है, थ्रेसिक भी इन्वॉल्व हो सकती है, लंबर भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, थ्रेसिक एंड लंबर इन्वॉल्व होती है। यूजुअली क्या होता है, थ्रेसिक एंड लंबर इन्वॉल्व होती है। दो किस्म की स्कोलियोसिस होती हैं, स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होती है और नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होती है। नॉन स्ट्रक्चरल को हम लोग फंक्शनल स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। आप और मैं हैं, हम सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। अगर हमारे में खुदा ना खास्ता हमारे किसी पोस्चर की वजह से वन लेग स्टैंडिंग, ये देखो लाइक दिस, मैं एक साइड के ऊपर अपना सारा वेट डाल के खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली क्या है, मेरी एक साइड की पेल्विस क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, एक साइड की पेल्विस एलिवेट कर रही है। इस पेल्विस के इम्बैलेंस होने की वजह से एक प्लेन एक लाइन में ना रहने की वजह से क्या होगा, मेरा कर्व भी खराब होना शुरू हो जाएगा, जिसको मैं क्या कहता हूं कि दैट इज द स्कोलियोसिस, फंक्शनल स्कोलियोसिस। ये मेरे पोस्चर की वजह से जो स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है, दैट इज अ फंक्शनल और अ नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, ठीक है। इसको हम फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है उसकी एक खास लिमिट होती है। वो खास लिमिट क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उस खास लिमिट से बियॉन्ड हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, उसके बाद हमें सर्जिकली उसको मैनेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर्जिकली उसको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। सो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस किस वजह से है, जब आपके स्ट्रक्चर्स में कोई इश्यू है। फॉर एग्जांपल हेमीवर्टिब्रा, हेमीवर्टिब्रा मींस बाय बर्थ कोई डिफेक्ट था जिसकी वजह से वर्टिब्रा क्या हो गया, हाफ रह गया, हाफ डेवलप हुआ, हाफ डेवलप नहीं हुआ, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। वर्टिब्रा फ्यूज्ड हो गए, एक जैसे थ्रेसिक के हर वर्टिब्रा रहता है ना बेटा, T10 रहता है, T11, लेकिन अगर वो फ्यूज ही रह रहे हैं, वो अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेवलप कर सकते हैं। समझ आती बात की। तो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस किस वजह से हो रहा है और नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है वो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसकी वजह से, कैसे खत्म हो जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग से खत्म हो जाता है। अब सिंपली स्कोलियोसिस में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बात की, इस चीज को देखें बेटा कि ये जो साइड बेंडिंग हुई, ठीक है, लेट्स से लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग है, कन्वेक्सिटी मेरे के साइड पर है, राइट साइड पर, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे वर्टिब्रास क्या करेंगे, साइड बेंडिंग के ऑपोजिट मूव करेंगे लाइक दिस, ठीक है। मेरी ये वाली जो रिब्स होंगी ये क्या कर जाएंगी, फॉरवर्डली प्रोट्रूड कर जाएंगी, जबकि ऑपोजिट साइड की जो रिब्स होंगी कन्वेक्सिटी वाली साइड की, वो क्या कर जाएंगी, बैकवर्डली प्रोट्रूड कर जाएंगी लाइक दिस। मतलब फ्रंट से कौन से प्रोट्रूड करेंगे, जहां पर साइड बेंडिंग हो रही है, बैक से कौन से प्रोट्रूड करेंगे, जहां पर कन्वेक्सिटी हो, ठीक है, सही है। तो ये जो कहता है कि किसकी प्रोट्रूजन है, आपके रिब्स की प्रोट्रूजन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजर बैक एमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजर बैक एमिनेंस, रेजर RAZOR बैक, रेजर बैक एमिनेंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेजर बैक एमिनेंस। यहां तक बात की समझ आ गई, ठीक है। सिंपली मैं जिस साइड पर साइड बेंड करूंगा उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर वर्टिब्रा की रोटेशन होगी। ऑब्वियसली मेरे थ्रेसिक वर्टिब्रा के साथ मेरी रिब्स अटैच हैं, ठीक है। तो जब मेरी लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग है तो राइट साइड की रोटेशन होगी, ठीक है। समझ आती बात की, ये राइट साइड की रोटेशन है या ये राइट साइड की रोटेशन है, मैं ये रोटेट कर, ये राइट साइड की रोटेशन। सो ऑब्वियसली जब मैं साइड बेंड करूंगा तो मेरी ये राइट साइड की रोटेशन हो रही है, मेरी जो वर्टिब्रा के साथ जो रिब्स अटैच है, मेरी कन्वेक्सिटी वाली साइड पर क्या कर जाएंगी, प्रोट्रूड कर जाएंगी बैकवर्ड, लेकिन जो बेंडिंग वाली साइड होगी यहाँ पर क्या करेंगी, फॉरवर्डली प्रोट्रूड कर जाएंगी लाइक दिस, इस तरीके से प्रोट्रूजन होगी। तो
तो ये जो बैक वाली प्रोट्रूजन है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज अ रेजर बैक एमिनेंस। ठीक है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ रेजर बैक एमिनेंस। अब वो कहते हैं ये जो एमिनेंस होती है या जो स्कोलियोसिस है, जब भी आप किसी इंडिविजुअल को एक्सपोज करोगे, ठीक है, तो आपको स्कोलियोसिस नजर आ रहा है लाइक दिस। आपने एक्सपोज है तो मैं लाइक दिस, ये एक स्कोलियोसिस का पेशेंट है। लेकिन वो कहते हैं जब भी आप ऐसे पेशेंट को फॉरवर्डली बेंड करोगे तो उसकी जो स्कोलियोसिस होगी, फंक्शनल जो स्कोलियोसिस होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो खत्म नहीं होती, चाहे फॉरवर्ड बेंड हो जाए चाहे बैकवर्ड बेंड हो जाए, वो किसी भी पोजीशन में खत्म नहीं होती, जबकि जो फंक्शनल स्कोलियोसिस होती है वो फॉरवर्ड बेंडिंग से क्या हो जाती है, फौरन खत्म हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी? एक्चुअली यहाँ पर ये जो पेल्विस का इशू था, ठीक है, जब मैं फॉरवर्डली बेंड करूंगा तो ये पेल्विस का इशू खत्म हो जाएगा, पेल्विस स्ट्रेट रह जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है तो पेल्विस स्ट्रेट रह जाएगी, तो जिसकी वजह से मेरी कर्व क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी और स्कोलियोसिस मेरा खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में हम सर्जरी कब करते हैं, हम सर्जरी कब नहीं करते। स्कोलियोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं एक एक्सरे करवा के हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज अ कोब्स एंगल, क्या है, कोब्स एंगल मेजर करते हैं, COBBS, कॉबलर से, कॉबलर का जो सबसे पहले एल के से पहले है उसको रखते हैं सिर्फ कोब्स एंगल। कोब्स एंगल क्या होता है? जहां से आपके सेगमेंट में डेविएशन स्टार्ट हुई, स्पाइन, लेट्स से यहां से लेके यहां तक आपके स्पाइन है, ठीक है, यहां से स्कोलियोसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है, लाइक यहां से क्या हो गया, स्कोलियोसिस स्टार्ट हो गया। अब वो कहता है कि जिस सेगमेंट से आपकी क्या हुई है, डेविएशन स्टार्ट होना शुरू हुई अपर सरफेस से, अपर बॉर्डर से, सुपीरियर सरफेस से, और नीचे लोअर सरफेस से कहां से आपकी सेगमेंट की डेविएशन स्टार्ट हुई। बात एज अ होल आपकी स्पाइन ये नहीं हो सकती स्ट्रेट में हो जाए, सर्वाइकल का कुछ पोर्शन स्ट्रेट रहेगा, सेक्रम और कॉक्सिस स्ट्रेट रहेंगे। तो वो कहते हैं सेक्रम और कॉक्सिस लंबर उसके और ट्रासिक जो है वो कर्व में है, ठीक है। तो जहां से आपकी सेगमेंट की डेविएशन स्टार्ट हुई, पहली ऊपर से और नीचे से, आपने उन दो वर्टिब्रास को ले लेना, किनको ले लेना, उन दो वर्टिब्रास को ले लेना। अब वो कहता है अगर आपने अपर वर्टिब्रा के सुपीरियर सरफेस को लेना है तो आपने लोअर वर्टिब्रा के भी सुपीरियर सरफेस को लेना, ठीक है, ऐसे ही हो गया सिंपली। अब अपर वर्टिब्रा की सुपीरियर सरफेस इस ओरिएंटेशन में है, तो वो क्या कह रहा है कि आपने अब जो सुपीरियर सरफेस है उसके ऊपर क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट, ठीक है, और उसके ऊपर क्या रखना है, आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बना देना है, उस लाइन के साथ आपने किसका बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक लाइन ड्रॉ कर 90 डिग्री का एंगल। सिंपली एक लाइन ऐसे जा रही है, आपने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे एज अ होल, ठीक है, उस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसे ही है ना, एक लाइन के अराउंड में अगर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो एज अ होल वो 360 डिग्री का बनेगा, लेकिन चारों तरफ आपके 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। समझ आती है बात की? तो ये अपर वर्टिब्रा की सुपीरियर सरफेस है। इसी तरीके से कहता है लेट्स से लोअर वर्टिब्रा है नीचे, लोअर वर्टिब्रा की सुपीरियर सरफेस है, इसके ऊपर भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसके ऊपर भी आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने इस लाइन पर भी क्या बना देना है, 90 डिग्री का एंगल बना। अब वो कहते हैं ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपने ये जो दो 90 डिग्री के एंगल्स बना के लाइंस ड्रॉ की थी उनको इंटरसेक्ट कर देना, उनको क्या कर देना है, इंटरसेक्ट कर देना, और उस लाइन के इंटरसेक्शन पर आपने क्या करना है, एंगल को चेक करना। उस एंगल को चेक करना क्या कहलाता है, कॉब्स एंगल कहलाता है। वो कहते हैं अगर ये कॉब्स एंगल क्या हो जाए 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते, हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री से कम होगा तो हम फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, लोअर सरफेसेस पे ले सकते हैं, लोअर सरफेसेस, अगर अपर की लोअर सरफेस लेनी तो फिर लोअर की भी लोअर सरफेस ले लें,
ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर अपर सरफेस ले रहे हो तो अपर ले लो, अगर लोअर ले रहे हो तो लोअर ले लो। समझ आ गई बात की कि कॉप्स एंगल को कैसे मेजर करना है। और सर एक और चीज कि अब देखिए हम कैसे कहते हैं सर्वाइकल और सेक्रेटिस्ट में हमको है यूनिट फाउंडेशन है, तो हम लेंगे नहीं ना जो डिफॉर्म है उसका एंगल है, अगर लंबर हो तो ऐसे किस तरह डिफॉर्म है इसको। एक मिनट, ये अभी इसको दूसरी क्या है, मैं अभी इसको समझाने की बात है। लेट्स से ये अपर वाला सेगमेंट, ये जो अपर वर्टिब्रा है ये क्या है, ये अपनी अलाइनमेंट में है। बेटा एक मिनट, ये जो अपर वाला वर्टिब्रा है ये अपनी अलाइनमेंट में है ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ, ये नीचे वाला वर्टिब्रा अलाइनमेंट में। अब डेविएशन स्टार्ट हुई इस वर्टिब्रा से, यहां पर भी डेविएशन स्टार्ट हुई इस वर्टिब्रा से, ठीक है सही है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या की लाइन ड्रॉ की, इस लाइन पर हमने क्या कर दिया 90 डिग्री का एंगल बना दिया। सेम टू सेम यहां पर भी हमने क्या किया लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और हमने 90 डिग्री का एंगल बना के क्या कर दिया इंटरसेक्ट करके हमने एंगल को मेजर किया, दैट इज द कॉप्स एंगल, ठीक है। सर ये बी वाली दैट इज एंगल यस, बी बी ए बी दोनों एक ही किस्म के एंगल निकलेंगे, चाहे बी हो चाहे ए हो, ठीक है। लेकिन यूजुअली हमने जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करे हमने उसके ऊपर एंगल मेजर करना है, जो लाइंस ड्रॉ करनी है उसके ऊपर हम लोगों ने एंगल को मेजर करना है, ठीक है बेटा। इसमें लास्ट आप लोगों का रह गया है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चला पढ़ेंगे। सर मोस्टली लोग ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो अगर 40 डिग्री से एंगल कम होगा तब यूज करेंगे ना। तो एक्चुअली तब भी यूज करते हैं कि जब मतलब उस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को, ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें हम लोग यूजुअली ब्रेसेस करवाते हैं यूज, क्योंकि वो एक्टिविटीज ऐसे नहीं परफॉर्म कर पाते, ताकि जो ब्रेस है वो उसके एंगल को ज्यादा डेविएट ना होने दे, शायद उनको स्ट्रेट कर दे। समझ आ गई बात की, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम एक साइड से उनको रोक देंगे तो फिर क्या होगा कि वो उनकी ऑपोजिट साइड को मूव करना शुरू करेंगे। लेट्स से ना ऐसे कर्व था, मैं इस बैंडिंग को क्या कर दूं प्रिवेंट कर दूं, तो ऑब्वियसली अब बच्चा क्या करेगा, इस साइड पे तो वो मूव नहीं हो सकेगा, इस साइड पर मूव होने की कोशिश करेगा। जब वो इस साइड पर मूव होने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली साइड एक्टिवेट होगी, जिस साइड पर साइड बेंडिंग होगी वहां के मसल्स टाइट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड के मसल्स क्या हो जाएंगे वीक हो जाएंगे। सिंपल सा रूल है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं। से आप लोग लगा दें, नहीं सर ऑनलाइन वाला भी अटेंडेंस बेटा वो हो जाती है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ये जो ये ऐसे हो जाती है अटेंडेंस, ठीक है जी सर। बेटा वो बता देंगे, चलो मैं बता दूंगा, अभी पहले कोई फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज नहीं बंद हुई तो फिर मैं यहाँ पढ़ लूंगा, अगर यूनिवर्सिटीज बंद होंगी तो फिर ऑब्वियसली ऑनलाइन ही होगा। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमारा क्विज कब होगा? बेटा बता दूंगा, अभी यूनिवर्सिटीज शायद क्लोज हो जाएं, इस वजह से अभी कोई फाइनल नहीं बता सकता, ठीक है। ओके सर।